हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एमएस क्यूब के इस नए सेशन में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये केमिकल इक्वेशंस असल में होते क्या हैं, हम पहले इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत से एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में जान लिया होगा, आइसोटॉप्स आइसोबार्स के बारे में जान लिया होगा। हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा, आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि जब हम दही को कुछ टाइम तक ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, काफ़ी टाइम तक हम उसे ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो उसमें से स्मेल आने लगती है। उसमें से जो उसका कलर है वो थोड़ा चेंज होने लगता है, उसका टेस्ट बिगड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? इसके अलावा आप लोगों ने कभी देखा है, कभी सोचा है आप लोगों ने कि आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन को जब हम खुले में छोड़ देते हैं, कोई भी एक आयरन रॉड हो गया या कुछ भी एक ऐसा लोहे का सामान जिसको हम ऐसे खाली छोड़ देते हैं, तो वो रहते-रहते उसके ऊपर वो ब्राउन ब्राउन सा कलर क्यों आ जाता है? उसमें अचानक से चेंजेस क्यों आ गए हैं? जो आयरन है वो ख़राब क्यों होता जा रहा है? एक्चुअली में ये सब हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर जो वो एलिमेंट है, वो वहाँ पे रिएक्ट कर रहा होता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। सबसे पहले हम आयरन का ही अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो मैंने आपको क्या बोला कि आयरन जो है वो जब हम उसको ओपन में ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, तो क्या हो रहा होता है एक्चुअली में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट होता है ऑक्सीजन। तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। समझ में आया? वो आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो एक ऑक्साइड बना देता है, आयरन का ऑक्साइड। ठीक है? अब इसके बारे में मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको मैं अभी आगे समझाऊँगा जब हम केमिकल इक्वेशंस क्लियरली समझ रहे होंगे। अभी मैं थोड़ा पहले आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा होता है। तो अब आपको एटलीस्ट समझ में आ चुका है कि अब आपको एटलीस्ट इतना पता है कि जब भी यहाँ पे हम अपनी डेली लाइफ में कुछ भी ऐसे तरह के चेंजेस हम देख रहे हैं कि हाँ, एक आयरन जो है उसमें कलर में चेंज आ गया, उसमें उसके अपीयरेंस में, उसके स्ट्रेंथ में चेंज आ गया, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है? अब हम देखेंगे कि रिएक्शन होता कैसे है। समझ में आया? अच्छा, उससे पहले आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो एक्टिविटी 1.1 उसमें क्या दिया हुआ है कि हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया। ठीक है? हमने उस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से सबसे पहले उसको हमने क्लीन किया एंड देन उस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया। तो क्वेश्चन उसमें हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है उसमें, क्या कि जब हमने उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, उसको हमने जब बर्न कर दिया, तो हमने क्या नोटिस किया कि उसमें से जो स्मोक निकल रहा था वो वाइट कलर का निकल रहा था, वाइट स्मोक निकल रहा था, वाइट। और जब वो ऐश बन गया, ऐश क्या होता है? राख। इसका मतलब जब जब वो जब हमने उस मैग्नीशियम को बर्न किया, तो मैग्नीशियम का जो ऐश बना, ये आप अपनी बुक में एक्टिविटी में एक बार रीड करके भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको उसको बस एक ऑर्डरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, तो हमने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम का ऐश बना है, जो मैग्नीशियम का राख बना है, वो किस कलर का है? वाइट कलर का है, यानी कि वाइट पाउडर के फॉर्म में बन गया। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली में क्या हुआ, हमने वहाँ पे लिया था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने क्या किया, जब हमने उसको बर्न किया, तो बर्निंग किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया, तो वो असल में क्या हो रहा होता है, वो हमें मैग्नीशियम एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब समझिए एक्चुअली में क्या हो रहा होता है। देखो, जो मैग्नीशियम का नेचुरल कलर है वो होता है वाइट सिल्वरी। मतलब क्या? वो हल्का हल्का वाइट, हल्का हल्का सिल्वर कलर का होता है। ठीक है?
अब क्या हो रहा होता है, जब हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था तो वो वहाँ पे से एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो मैग्नीशियम है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। तो वो उसने दोनों ने रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका जो कलर होता है, इसका कलर क्या होता है, वाइट। और इसी वजह से जो हमें वहाँ पे पाउडर मिला था वो किस कलर का था, वाइट कलर का था। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो जो हमें वो ऐश मिला वो मैग्नीशियम था। नहीं, वो मैग्नीशियम नहीं था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्चुअली में वहाँ पे ये हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, मतलब ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में। अच्छा, आप सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन करके ऐसे काफ़ी सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। तो अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अगर आप इस एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो, कि इसमें बोला गया कि जो आयरन, जो मैग्नीशियम रिबन है, उसे सबसे पहले इन्होंने सैंड पेपर से क्लीन किया। ठीक है, अच्छा, सैंड पेपर से क्लीन क्यों किया? यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है एक्चुअली में, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है कि वाई द मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब याद, हल्का सा बस लॉजिकल क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, और एक्टिविटी में हमें ये कहा गया कि हमने मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से क्लीन किया, उसके बाद हमने उसको बर्न किया। तो ऐसा क्यों किया? इसका बहुत ही लॉजिकल आंसर है। अच्छा देखो, मैंने आपको बोला हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो अब मान लीजिए अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को पहले से कहीं पर रखा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले भी कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया होगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना, कि जो मैग्नीशियम आपने पहले से रखा हुआ था उसने उसके सराउंडिंग में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो फॉर्म हो गया होगा। मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा, मान लीजिए हमारे पास वो जो रिबन था, ये कुछ ऐसा मैग्नीशियम रिबन था, और यहाँ पे साइड साइड में ना O2 मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर में। तो क्या हुआ होगा, जी इसकी जो मैग्नीशियम रिबन है, इसने क्या किया होगा, इसने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा पहले भी। तो क्या एक्चुअली में क्या हो गया होगा वहाँ पर, ये जो रिबन है, इस रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई होगी। तो हम सैंड पेपर से उसको क्लीन करके उस पहले से फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने की कोशिश करते हैं कि पहले हम उसको हटा दें, और उसके बाद ताकि जो हमारे पास प्योर मैग्नीशियम रिबन बचेगा हम उसे अच्छे से क्लीन कर पाएंगे और अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। हम उस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से बर्न कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? वो जो मैग्नीशियम रिबन है जब वो प्योर फॉर्म में होगा, क्लीन होगा, तभी हम उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट में उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएंगे। इसलिए हमने उसको सबसे पहले क्लीन करते हैं। तो इसका प्रॉपर स्टेटमेंट में क्या आंसर हो जाएगा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो द मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning to remove the magnesium oxide layer formed before performing
द एक्सपेरिमेंट so that we can have pure and clean मैग्नीशियम, क्योंकि हमें क्लीन और प्योर मैग्नीशियम चाहिए होता है उस केस में। हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि उस पे ऊपर से कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी डस्ट या कुछ भी ऐसा ना रह जाए, कुछ भी जिसमें हमारे उसमें हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से फॉर्म्ड होगा तो मैग्नीशियम को बर्न होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। मान लो ये रिबन है, इस रिबन के ऊपर अगर मान लो कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, कोई भी इम्प्योरिटी, तो क्या होगा, जब हम इसको बर्न करेंगे तो वो जो इम्प्योरिटी इसके ऊपर प्रेजेंट है वो इसको प्रॉपर्ली बर्न होने में दिक्कत क्रिएट करेगा, एज अ बैरल वर्क करेगा, तो इसलिए बैरियर वर्क करेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी हो, जैसे इस केस में क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से फॉर्म था, तो हम लोग सैंड पेपर से उसको रिमूव करके हम क्लीन मैग्नीशियम यू यहाँ पे अपने पास एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसको प्रॉपरली बर्न कर पाएँ। मैग्नीशियम so that we can have pure and clean magnesium to perform our experiment. Any type of impurity, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि any type of impurity can act as a barrier, बैरियर मतलब बाधा, act as a barrier, can act as a barrier in burning of magnesium प्रॉपरली। तो मैंने एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया था कि मैग्नीशियम रिबन को हम इसलिए क्लीन करते हैं ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट है हम उसे रिमूव कर सकें। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी या कुछ भी यहाँ पर अगर डस्ट या एनीथिंग कुछ भी एक्स्ट्रा अलग कुछ प्रेजेंट होगा मैग्नीशियम के ऊपर, तो मैग्नीशियम को खुद बर्न होने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहाँ पर मैग्नीशियम को प्रॉपर्ली बर्न होने में, और हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल भी हो सकता है क्योंकि वो फिर ठीक से काम करेगा ही नहीं। हम यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली में हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में चाहिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वहाँ पे पहले से एक दूसरा इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में दिक्कत होगा, है ना। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मैग्नीशियम रिबन को हमें क्यों क्लीन करना चाहिए बर्न करने से पहले। तो इसका सीधा सा जवाब क्या है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को इसलिए बर्न करना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट थी वो हटाई जा सके और हम अपने एक्सपेरिमेंट को ईजिली परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि कोई भी इम्प्योरिटी होगी या मैग्नीशियम ऑक्साइड ही अगर प्रेजेंट होगा तो वो एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा वहाँ पर, और वो एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली होने से रोक सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस एक्टिविटी से एक्चुअली में ये एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी काफ़ी मतलब काफ़ी बार इसका जिक्र रहता है 10th क्लास के क्वेश्चंस में वगैरह में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए था कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली में इस एक्टिविटी की मदद से हमें क्या पता चल गया कि जो रिएक्शंस हैं वो किस तरह से अलग अलग जगह पे परफॉर्म हो रही होती हैं हमने यहाँ पे। और रिएक्शन से एक और चीज़ हमें समझ में आया, यहाँ पे हमें इससे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलती है। क्या कि यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद हमने क्या नोटिस किया कि वहाँ पे कलर में चेंज आया, अपीयरेंस में चेंज आया। इसका अगर हमें कभी ये देखना हो कि किसी भी जगह पर रिएक्शन ऑकर हुआ है या नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में हम एक ये क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। मतलब क्या, अब हम आगे आपको मैं इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताता हूँ कि हम कैसे पहचानें अगर कहीं पर रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हम ये देखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर कहीं पर ऑकर हुआ है, कहीं पर कोई रिएक्शन हुआ है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ये 4 क्राइटेरियाज़ लिखे हुए हैं।
डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब अगर कहीं पर एक रिएक्शन ऑकर हुआ है तो हम कैसे पता करें कि वहाँ पे रिएक्शन हुआ है। सबसे पहला चीज़ क्या है, चेंज इन कलर। ये हमने अभी पिछले एग्जांपल में ही देखा, हमने जो एक्टिविटी की Mg और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का, तो हमने उसमें क्या नोटिस किया कि मैग्नीशियम जो था वो पहले था सिल्वर, वाइट एंड सिल्वर कलर का, मतलब हल्का वाइट हल्का सिल्वर कलर का, लेकिन जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया तो उसने क्या, किस कलर का बना, वो वाइट कलर का। तो ये हम उसको इस एग्जांपल में रख सकते हैं, मतलब एक ये क्राइटेरिया हो गया ये पता करने का कि कहीं पर वो रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, कलर में चेंज आने का एक और एग्जांपल हो सकता है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, होता है आयरन की रस्टिंग। रस्ट क्या होता है, हम लोगों ने पता है ना, हम लोग को बोलते हैं कि आयरन में जो है वो जंग लग गई है। हम लोगों ने बहुत बार अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा। वो जंग लगना क्या होता है, एक्चुअली में वो जंग लगना ही होता है रस्टिंग, रस्ट, वो होता है रस्ट। रस्ट असल में क्या होता है, वो जो जंग होता है ना, रस्ट, ये रस्ट क्या होता है एक्चुअली में, जब आयरन किसके साथ रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या फॉर्म कर देता है, तो वो रस्ट फॉर्म करता है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जो आयरन है, जब हम आयरन को, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बताया था, जब हम आयरन को खुले में छोड़ देते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत काफ़ी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या होता है, आयरन वैसे ब्लैक कलर का होता है, बट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो ब्राउन कलर का हमें दिखने लगता है। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने काफ़ी बार नोटिस किया होगा इसके बारे में, वो किस कलर का बन दिखता है हमें, ब्राउन कलर का, है ना। हमने नोटिस किया होगा ब्राउन कलर का, आयरन का जो स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगता है। तो ये कलर का चेंज में एक और एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दिया तो उसमें कलर चेंज आ गया, यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कलर में चेंज आ जाता है, ये सब क्या, तो एक चेंज इन कलर, यानी कि अगर कलर में चेंज आ रहा है तो यानी कि वहाँ पर एक रिएक्शन हुआ है, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है पहचानने का। चेंज इन स्टेट, अच्छा अच्छा, एक बहुत बार होता है, क्या एक्चुअली में हो रहा होता है कि दूसरा क्राइटेरिया है चेंज इन स्टेट। अच्छा, इसका पता है, सबसे कॉमन एग्जांपल अगर कोई है तो वो इसी का है, बताऊँ कौन सा, ये देखो। अच्छा, हमें वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, हमें वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है क्या, हमें वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है। अच्छा, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होगा, हमने स्टेट भी 3 टाइप के पढ़े हुए 9th में, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, और भी होते हैं पर हम मेन इन 3 की बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हमें पता है कि जो वाटर है वो किन 2 चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में, हमारे पास ये होता है H2 और हमारे पास होता है O2, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O। अच्छा, अब खुद एक बात बताओ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ये किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो H2O है, ये जो पानी है, ये किस फॉर्म में मिला हमें, लिक्विड फॉर्म में। समझ में आ रहा है, ये हमें किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। ये दोनों किस फॉर्म में है, गैसेस हैं ये दोनों। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो इन दोनों ने क्या फॉर्म किया, H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में था। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट में चेंज आया या नहीं आया, आया ना, पहले गैसेस स्टेट में था, वो बाद में लिक्विड स्टेट में चला गया। तो रिएक्शन को पहचानने का ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर किसी भी रिएक्टेंट मैंने क्या शब्द बोला अभी मैं बताऊंगा आपको। तो कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, मतलब पहले वो लिक्विड था वो अब सॉलिड हो गया, पहले सॉलिड था वो गैस हो गया, गैस था वो अब लिक्विड हो गया, इस तरह से कुछ चेंजेस हो गए अगर उसके स्टेट में, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब ऑकर हुआ है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। और इसी तरह बाकी की ये इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और चेंज इन टेम्परेचर वाले क्राइटेरिया हैं। मैं इन सब का एग्जांपल अभी
एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने के लिए बताया है। इसका मुझे डिटेल है वो हम आगे भी, जब मैं आपको केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, चूँकि इसके ठीक बाद वाला टॉपिक है, जब मैं वो पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एग्जैक्टली इसको समझ बता रहा हूँ और आपको पहले ये समझाऊंगा कि एक्चुअली में ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तब आपको ये सब चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। आपको मेन चीज़ पे सबसे पहले क्या ध्यान रखनी है अभी यहाँ पर, कि अगर हमें कभी भी किसी रिएक्शन को डिटरमिन करना हो कि कोई रिएक्शन वहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम कौन कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। एक तो कलर में चेंज आना, स्टेट में चेंज आना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब होता है कि मान लो कोई दो सब्सटेंस है, उन दो सब्सटेंस ने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद उन्होंने कोई भी एक प्रोडक्ट फॉर्म किया होगा, साथ में कुछ गैस भी रिलीज़ हो गया। तो ऐसे केस को भी हम यहाँ पे रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ क्राइटेरिया है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कोई एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस इनिशियली उसका टेम्परेचर था मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ के हो गया 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आया ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होकर हुआ होगा। ठीक है, ये हम ये कुछ तो मेनली ये 4 बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं जिससे हम एक रिएक्शन हुआ है या नहीं ये हम पता कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर मैंने ये क्या लिख दिया, ये क्या है, ये तो क्या मैंने H2+O2 या H2O ये सब मैंने क्या लिख दिया। तो इन सब को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। इन सब को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, ये केमिकल इक्वेशंस होती क्या। अच्छा, आप लोगों ने एल्जेब्रिक इक्वेशंस तो पढ़ा होगा मैथ्स में, एल्जेब्रिक इक्वेशंस तो पढ़ा होगा मैथ्स में। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक LHS होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, और हम प्रॉपर्ली उसको हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जनरली हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। साइंस में, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस होता है जब हम किसी भी रिएक्शन को दिखा रहे होते हैं। समझ लो केमिकल इक्वेशन जो है वो एक तरीका है, वो एक मेथड है केमिकल रिएक्शन को शो करने का। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया, तो मैं इसको अगर मैं एज एन इन यहाँ पे लिख कर आपको दिखाना चाहूँ, शो करना चाहूँ, तो मैं उसके लिए किसका हेल्प लूँगा, इक्वेशंस का हेल्प लूँगा, केमिकल इक्वेशंस का हेल्प लूँगा। मैंने यहाँ पे जो ये इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और H2O बनाया। तो ये एक इक्वेशन है ना। मैंने एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो एक मेथड है, समझ लो एक तरीका है कोई भी रिएक्शन को शो करने का। मैंने यहाँ पे देखो ये लिख के मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि भाई देखो हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और H2O बना दिया, वाटर बना दिया। तो देखो बन गया, एक छोटे से स्टेटमेंट में मैंने पूरे रिएक्शन को डिफाइन कर दिया। तो केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो किसी भी रिएक्शन को शो करने का एक मेथड है, एक तरीका है। ठीक है, अब सवाल आता है केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको कहा कि कोई भी एक अच्छा, आपको पहले कंपोनेंट्स बता देता हूँ, सब चीज़ें होती क्या है, ध्यान रखना। मैंने आपको कहा कि एक सब्सटेंस है A, उस A ने क्या किया, एक दूसरा सब्सटेंस है B, उसके साथ रिएक्ट किया। ठीक है, कोई भी दो सब्सटेंस हो सकते हैं, उन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, हम ऐसा मान लेते हैं कोई दोनों, और उन दोनों ने जो भी फॉर्म किया वो क्या था, C। अब समझो, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि मैंने कोई दो सब्सटेंस लिए, मैंने दो सब्सटेंसेस लिए, एक सब्सटेंस है A, एक सब्सटेंस है B, और मैंने A और B को आपस में रिएक्ट कराया और उन दोनों ने क्या फॉर्म किया, C फॉर्म किया। तो मैं पहले आपको आपका कन्वेंशंस बता दूँ तो सब कुछ है क्या क्या। देखो, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, A ने B के साथ रिएक्ट किया ना, तो जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी कि ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, ध्यान रखना इस बात का। मैंने अभी पीछे एक बार रिएक्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, तो आप लोग थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि रिएक्टेंट मैंने क्या बोला। रिएक्टेंट क्या होता है, जब हम कोई भी जो भी अगर कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला एग्जांपल के तौर पे कि A ने B के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, C बनाया। तो A और B ने रिएक्ट करके C फॉर्म किया, तो ये जो C फॉर्म किया, जो बना है रिएक्ट करने के बाद जो बना है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट।
ध्यान रखना इस बात का। ओके, मतलब एक प्रॉपर एक केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और वो दोनों रिएक्ट करके जो भी फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब जैसे मैं इस इक्वेशन में इस एग्जांपल में अगर आपको मैं समझाऊं तो ज़रा ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था आपको कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या फॉर्म किया, H2O, वाटर। H2O वाटर होता है ना। तो यहाँ पे जो H2 है, ये जो O2 है, ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जो रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे H2 और O2 क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। इन्होंने क्या फॉर्म किया, H2O फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया। तो वाटर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। समझ में आया? अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अच्छा, ये तरीका है। क्या तरीका है, देखो प्लस का साइन क्या दिखाता है, प्लस का साइन दिखा रहा है मतलब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा है कि A प्लस बी, तो इसका मतलब क्या है कि A जो है वो B के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये जो एरो साइन है, ये एरो साइन क्या दिखाता है कि A जो है B के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, दिस गिव्स C। मतलब प्लस का साइन दिखाता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये एरो का साइन दिखाते हैं कि ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं। समझ में आया? तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों होते क्या हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिया था मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। हम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। मैग्नीशियम को मैंने रिएक्ट किया O2 के साथ, तो इसने क्या फॉर्म किया इसने, MgO। ठीक है, तो यहाँ पे जो Mg है वो क्या होगा, रिएक्टेंट। O2 जो है वो क्या होगा, रिएक्टेंट, क्योंकि दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। इन दोनों ने क्या बनाया, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्या है, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे Mg और O2 ने रिएक्ट किया, तो ये दोनों हो गए रिएक्टेंट। MgO फॉर्म किया, इन दोनों रिएक्ट करके MgO बनाया, तो MgO हो गया प्रोडक्ट और A। तो ये हमारा प्रॉपर केमिकल इक्वेशन हो गया। अब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इस इक्वेशन में आपको एक चीज़ क्या आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, समझिए। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 1। ऐसा कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों को डाई एटॉमिक एलिमेंट्स के बारे में पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल सा है, कोई बहुत ही मुश्किल नहीं है इसको समझना भी नहीं है। आप देखिए, समझिए, मैं आपको बताता हूँ डाई एटॉमिक एलिमेंट्स होते क्या हैं। डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, डाई एटॉमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं हम देखते हैं। देखिए, आपने पीछे एग्जाम्पल में एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे जब मैंने ये इक्वेशन लिखा तो यहाँ पे था H2, मैंने यहाँ पे लिखा O2। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, मतलब मैंने यहाँ पे H क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे O क्यों नहीं लिखा, मैंने H2 और O2 क्यों लिखा। यहाँ देखो, यहाँ मैंने Mg तो सिंगल लिखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ Mg लिखा है, लेकिन जब मैंने O लिखा, ऑक्सीजन लिखा, तो मैंने O2 लिखा। अरे ऐसा क्यों, ये तो सोचने वाली बात है ना कि यार जब Mg लिखना था, जब मुझे मैग्नीशियम लिखना था तो मैंने सिर्फ Mg लिखा, लेकिन जब मुझे ऑक्सीजन लिखना था तो मैंने O2 लिखा उसे, जब मुझे हाइड्रोजन लिखना था तो मैंने H2 लिखा उसे। तो असल में यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। देखो, असल में क्या है ना, जो मैग्नीशियम है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में कहने का मतलब वो सिंगल फॉर्म में पाया जाता है। मतलब अगर हम अपने सब सराउंडिंग में मैग्नीशियम ढूंढने की कोशिश करेंगे या आर्गन, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है वो हमें सिंगल फॉर्म में मिल रहा होगा। मतलब वो हमें मैग्नीशियम हमें Mg के फॉर्म में, मतलब Mg के फॉर्म का मतलब पता है क्या, मतलब एक ही एटम, Mg का हमें एक ही एटम के फॉर्म में मिल रहा होगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये एक डायटोमिक एलिमेंट होता है। डायटोमिक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं जो कभी भी सिंगल एटम में नहीं पाए जाते हैं। मतलब जब भी आप उसको प्योर फॉर्म में ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो वो हमेशा O2, Cl2, मतलब दो एटम्स के बॉन्ड में पाए जाते हैं। जैसे कि मैं ऑक्सीजन की अगर बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ना कभी भी हमें ओ फॉर्म में, ये ओ फॉर्म में ऐसे नहीं मिलेगा, हमें उसका एक एटम कभी नहीं मिलता है। हमारे सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमेशा O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि हमेशा दो ऑक्सीजन आपस में बंधे होते हैं, आपस में दो ऑक्सीजन बंधे रहते हैं, हमेशा दो ऑक्सीजन, कभी भी हमें सिंगल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमेशा जो हमें वो O2 के फॉर्म में मिलता है। तो डायटोमिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा हमें दो एटम्स के फॉर्म में मिले होते हैं। दो एटम्स के फॉर्म में मिलने का मतलब क्या है, जैसे कि O2 है, मतलब दो एटम्स के बॉन्ड से मिल के बना हुआ है वो कभी भी सिर्फ हमें सिंगल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सिंगल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमेशा हमें इन दो ऑक्सीजन का कंबाइंड फॉर्म मिलेगा O2। ठीक है, इसी तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं डायटोमिक एलिमेंट्स। ठीक है, इसी की तरह और भी एग्जांपल्स हैं, सिर्फ ऑक्सीजन अकेला ऐसा एग्जांपल नहीं है। ऑक्सीजन के अलावा हो गया, जैसे मैंने H2 देखा था हमने पीछे, हमने कौन सा देखा था, H2 देखा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक डायटोमिक एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन भी हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म में मिलता है। वो हमें कभी भी H के फॉर्म में नहीं मिलेगा, H के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमेशा हमें H2 के फॉर्म में मिलेगा। समझ में आया। इसी के अलावा होता है Cl2, क्लोरीन, इसे हम क्लोरीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन है ये। क्लोरीन भी हमेशा हमें टू एटम्स के फॉर्म में मिल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह हो गया F2, मतलब फ्लोरीन, ये फ्लोरीन होता है। ठीक है, और Cl2, F2, N2 हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी हमें किस फॉर्म में मिलता है, N2 के फॉर्म में मिलता है। वो कभी भी हमें कभी भी वो सिंगल एटम्स के फॉर्म में। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको लिख दिए हैं ये समझाने के लिए कि एक्चुअली में डायटोमिक एलिमेंट्स होते क्या हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डायटोमिक एलिमेंट्स होते क्या हैं। इसलिए मैंने ना कभी भी इसलिए अगर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कभी भी अगर आपको ऐसा लिखने के लिए बोल दिया जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओ, कभी भी H+O नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये गलत है। हम हमेशा क्या लिखेंगे, H2+O2 दैट गिव्स H2O। ये सही फॉर्म तरीका है लिखने का। क्यों, अब आप इसका रीज़न क्या देंगे कि भाई अब अगर आप, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी को आपसे पूछ सकता है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे। किसी ने अगर आपसे ये पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, मैं हाइड्रोजन को हमेशा H2 क्यों लिखता हूँ, मैं ऑक्सीजन को हमेशा O2 क्यों लिखता हूँ, तो आप क्या इसका जवाब देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, दोनों हमेशा टू एटम्स के फॉर्म में ही हमें मिलते हैं अपने सराउंडिंग में। इस वजह से हम लोग हमेशा हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों डायटोमिक एलिमेंट्स हैं। तो मेरे ख्याल से आपको डायटोमिक एलिमेंट्स तो क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर के अभी तक का सबसे मेन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, जब हम मैथ्स में अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ते थे तो हम हमेशा उसमें क्या रखते थे कि हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखते थे। दैट मीन्स एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहनी चाहिए हमेशा, तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होती है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आपको कि वी विल बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आपने एक चीज़ नोटिस किया, क्या नोटिस किया, यहाँ पे ज़रा देखिए, अगर आपने ठीक से ध्यान दिया होगा तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब मैंने H2 को O2 से रिएक्ट कराया तो H2O बना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दो H2 थे, मतलब दो हाइड्रोजन था, दो H थे और दो O थे, यानी कि दो ऑक्सीजन थे। इन दोनों ने फॉर्म करके क्या बनाया, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में सवाल नहीं उठा कि यार यहाँ तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे मेरे को मिल रहा है सिर्फ दो हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन मिल रहा है, ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। एक्चुअली में हमें एक चीज़ पता है, अच्छा हमें एक चीज़ पता है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि
मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन या हमारे पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जहाँ भी होल्ड कर रहा है, एक्चुअली में क्या कहता है ये कि हम ना जो एग्जिस्टिंग मास है, जो मास पहले से प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और जो मास नहीं है हम उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो आप खुद एक बात बताओ, लेकिन ये इक्वेशन तो उसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का मास है। अच्छा 2 हाइड्रोजन है मतलब क्या, देखो एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ मास होगा। हम लोगों ने 9th में पढ़ा है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में। तो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का मास होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का मास होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन का मास है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन का मास प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का मास प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन का मास प्रेजेंट होगा। लेकिन ऐसा तो होना तो चाहिए नहीं, क्योंकि मास, चाहे केमिकल रिएक्शन हो हमारे यूनिवर्स में, कोई भी कहीं भी किसी भी फिनोमेना में, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में कुछ तो गड़बड़ है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं हो सकता, दोनों जगह सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अब समझिए, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे, ऑब्वियस सी बात है, मुझे अगर दोनों तरफ मास सेम रखना होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है कि हमें दोनों तरफ मास सेम होने चाहिए। तो अगर मास हमें सेम रखना है मतलब दोनों तरफ एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स भी सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे इसके 2 एटम हैं, यहाँ पे भी इसके 2 एटम होने चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। यानी कि ऐसे केस में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। तो देखो, हम सबसे पहले इसी इक्वेशन को हम चेक करते हैं। हम यहाँ पे इसी इक्वेशन से हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मान लो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन यानी कि H2 को रिएक्ट कराया हमने ऑक्सीजन के साथ, और इसने क्या फॉर्म किया, H2O। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या, अच्छा केमिकल इक्वेशन को ना, हाँ अब यहाँ पे चलो पहले यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देते, पहले ये ध्यान देते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले काउंट करो। अच्छा सबसे पहले ना काउंट करो यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो अब मैं ऐसा क्या करें, यहाँ पे बस नॉर्मल, एक्चुअली में हम यहाँ पे नॉर्मल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जो भी है वो करके देखेंगे। जैसे देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे 2 हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं पर 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे को। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हाइड्रोजन को ऐसे ही रहने दिया, मतलब ये सब ऐसे ही छोड़ दिया, इसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इस तरफ मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और चीज़ ध्यान रखना, कोई भी ऐसे मत लिखना, ऐसे मत कर देना कि H2 और इसको मैंने सिर्फ 2 को O को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या फिर ऐसे भी मत लिखना कि H2 कर दिया और O2 कर दिया, ये भी गलत है। मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो भी साथ में, ये क्योंकि देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके साथ में अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वो तो अब साथ में चिपक चुके हैं, समझ में आ रहा है, दोनों ने रिएक्ट करके एक दूसरे में अब बंध चुके हैं दोनों एक दूसरे में। तो जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी दोनों में होगा, क्योंकि अब दोनों साथ में ही तो हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थोड़ी हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, लेकिन अब दोनों रिएक्ट करके दोनों अब चिपक चुके, समझ लो ऐसा साथ में अब दोनों का रिश्ता बंध चुका है, ऐसा समझो। तो इसीलिए अब जब मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इस पूरे से 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे एक और इशू पड़ गया, यहाँ पे हमें क्या दिक्कत दिख रहा है कि देखो जब मैंने 2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई, जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया सबको, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है
कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, 2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो 2 1, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, तो 2 1 जा 2, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, सब कुछ ठीक, बहुत बढ़िया। लो बच्चे कहेंगे कि हाँ ठीक है, हो गया, बात खत्म करो। नहीं, एक और चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, जब मैंने 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इस हाइड्रोजन के 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया और 2 2 जा 4 बन गया, हो गया ना। यानी कि यहाँ पे अब हाइड्रोजन आइटम्स कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो 2 ही हैं। तो यानी कि मुझे इस हाइड्रोजन को भी एक और बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको क्या करूँगा, 2H2, मैंने इसको इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ही था, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप एक बार काउंट करो इसको ज़रा, अगर हम इसको ठीक से काउंट करें, अगर अब मैं इसको काउंट करूँ तो क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आइटम है। यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन आइटम दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन आइटम और 2 एक ऑक्सीजन, तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन। यानी कि अब ये हो चुका है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें यहीं तक पहुँचना था। अब हम देखो, अब अगर आप ठीक से देखोगे तो अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। समझ में आया? यहाँ पे देखो कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 2 2 जा 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 6, यहाँ पे टोटल 6 आइटम्स यहाँ पे हो गए। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 6 आइटम्स हो गए। दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम्स बैलेंस हो चुका है, यानी कि दोनों तरफ मासेस भी बैलेंस हो चुके हैं। इसका मतलब क्या, अब ये प्रॉपर्टी जो ये जो कंजर्वेशन लॉ है वो यहाँ पे होल्ड कर पा रहा है, यानी कि अब ये इक्वेशन जो है वो वैलिड है, अब वैलिड है। ये ना, इस इक्वेशन को हम जनरली लिख तो देते हैं पर एक्चुअली में ये वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे। अब हमने इसको बैलेंस कर दिया, समझ में आया? हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब। तो अब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत एकदम स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था उस एक्टिविटी में। तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि जो Mg है, मैग्नीशियम है, उसने रिएक्ट किया O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को मैं O2 क्यों लिख रहा हूँ, मैंने भी आपको पीछे बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन एक डायटोमिक एलिमेंट है, ठीक है। Mg एक डायटोमिक एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने Mg को सिर्फ Mg लिखा, ठीक है। तो अब देखो, Mg ने जब O2 के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, उसने MgO फॉर्म किया। लेकिन बताओ यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यहाँ पे एक Mg है, एक मैग्नीशियम है, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे भी एक Mg है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे तो बैलेंस नहीं हो पाया ना ये, यानी कि हमें इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Mg ऐसे ही रहने दिया, O2 मैंने क्या किया, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ देखो, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, लेकिन अब दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ये जो 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे तो एक ही मैग्नीशियम है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस Mg को भी 2Mg कर दिया, O2 को O2 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो मल्टीप्लाई रहने देते हैं। तो ये क्या बन गया, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब ये हो गया एक बैलेंस्ड इक्वेशन, इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बैलेंस करते किस तरह से हैं। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हम लोगों ने एटम्स काउंट किया सबसे पहले कि कौन कौन से एटम, कितने एटम प्रेजेंट हैं, कौन सा एटम कितना प्रेजेंट है। फिर हमने राइट हैंड साइड में उसको कंपेयर किया कि यार देखो यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 1 ऑक्सीजन है, मैं क्यों ना इसको इस तरफ जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो जाए। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या देखा कि यार 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब तो Mg भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो मैं सोचा कि एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब देखो अब प्रॉपर बैलेंस हो चुका है, 2Mg, 2 बार Mg आया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन है। बस ये जो 2 है, ध्यान रखना, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, Mg के साथ भी और O के साथ भी, ठीक है ना। तो ये हो गया एक और। अब थोड़ा और हाई लेवल क्वेश्चन लेते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, हल्का सा एक लेवल बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बुक का एग्जांपल। सबसे पहले तो ये देखते हैं, ऐसे इसके बारे में देखो आप, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2।
आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे कितने Zn है? Zn क्या होता है? जिंक। पता होगा आप लोग को, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ कुछ ना सिंबल्स, इनके एटॉमिक नंबर कुछ कुछ आपको याद होने चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको 1 से लेके 20 तक सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स और एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ एक और दो एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बेरियम हो गया, इन सब का भी आपको पता होना चाहिए। मैं इन सब का जो एटॉमिक नंबर है ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता होगा तभी आप इक्वेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये क्या है? ये है जिंक। मैं आपको यहाँ पे भी एक बार शो कर देता हूँ। जैसे Zn किसका सिंबल होता है? जिंक का सिंबल होता है। ये जो H2SO4 है ये किसका सिंबल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। ठीक है, ये सब आपको अच्छा नेमिंग जो है ना, वो नेमिंग आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आपको वो सिंबल्स याद होंगे एक बार तो। कि जैसे Zn जो है, Zn को हम जिंक बोलते हैं। SO4 जो होता है, ये जो SO4 है ना, ये जो पूरा SO4 है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस SO4 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं। तो जब Zn और SO4 मिल गए तो हम लोग उनको जिंक सल्फेट बोल दिया। ठीक है, ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होगा तो। वो मैं आपको टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चाहे तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में, इसके ऊपर भी एक छोटा सा एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको ये सब इसको लर्न करने का तरीका भी बता दूंगा आप लोगों को। तो इसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला शर्त ये है कि आपको पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक। और ये क्या है? ये तो आपको बता दिया, हाइड्रोजन होता है, H2 हाइड्रोजन। डायटोमिक एलिमेंट है, इसलिए मैंने H2 को H नहीं लिखा और H2 लिखा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ठीक है। अब अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ पे देखो। अब आप इसको पहली नज़र में देख के ना बैलेंस करने मत बैठ जाना। सबसे पहले अब बच्चे सोचेंगे कि यार इतना सारा है, मतलब इतना इतना बड़ा बड़ा इतना कुछ लिखा हुआ है, तो क्यों ना इसको फटाफट जल्दी से बैलेंस करना, सोचे कि कैसे बैलेंस करें। अरे नहीं, बैलेंस हम तब करेंगे ना जब हमें पता होगा कि कितने आइटम हैं, क्या कैसे, सब कुछ हमें पहले वो देखना होगा। तो सबसे पहले आप पहले काउंट तो कीजिए। देखिए यहाँ पे Zn कितने हैं? एक Zn है। यहाँ पे कितने Zn है? एक Zn है। चलो Zn का कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे SO4 1 है। अब ध्यान से देखना, बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। बच्चे बोलेंगे यार SO4 तो 4 है यहाँ पे। नहीं, ऐसे समझो, ये जो SO4 है ना, ये जो SO4 है, ये SO4 जो है वो सल्फर और ऑक्सीजन के मेल से बना है। तो ये एक कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ऑब्वियस सी बात है, हम बैलेंस कब करेंगे? जब हम पहले काउंट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो काउंट करके चेक कर लेते हैं। देखो, एक Zn, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 बार H है, यहाँ पे 2 H हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक S है। S क्या होता है? सिर्फ S की बात कर रहा हूँ। S क्या होता है? सल्फर। एक S है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 बार ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये क्वेश्चन तो पहले से बैलेंस्ड है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब एक और ये एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने तब से ये मैग्नीशियम और वाटर का एग्जांपल हम लोगों ने लेके देख लिया। अब हम एक ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और ये काफ़ी मतलब थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। मतलब हमने अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए थे थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, ये उनसे थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर है इसका, लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम किसी क्वेश्चन को किस तरह से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले काउंट, सबसे पहले स्टेप मैंने आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले काउंट करो कि दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम्स हैं कितने, ठीक है। तो देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ पे Fe है, Fe के कितने आइटम्स हैं? 1 आइटम। इस तरफ 3, अच्छा ठीक है। अब इधर देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 आइटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम्स हैं, ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 आइटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 आइटम्स हैं। अभी इसको बैलेंस करना बाकी है। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया अभी तक, इस तरह के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में आपको हमेशा सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने भी सब्सटेंसेस दिख रहे हैं इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 जैसे टोटल 4 सब्सटेंसेस हैं। इन चारों में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, सबसे पहले आप वो ढूंढ लो। मैंने यहाँ पे ये ढूंढ लिया कि Fe3O4 के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, ये कर लिया। दूसरा स्टेप क्या करना है, उस
कंपाउंड में भी, इस सब्सटेंस में भी ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है? जैसे कि ये जो कंपाउंड है Fe3O4, इसमें भी ज़्यादा एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। आयरन के तो 3 ही हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो हम सबसे पहले मैंने किसको ढूंढ लिया? ऑक्सीजन को ढूंढ लिया। यानी कि अब मुझे क्या मिल चुका है कि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं हमारे पास और Fe के 3 एटम्स हैं। सबसे ज़्यादा किसके पास है? ऑक्सीजन के। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे, ठीक है? तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो मैं क्यों ना एक काम करूँ, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। चलो कर देते हैं फटाफट। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको H2O को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था। तो देखो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि देखो 4, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए? 4 टाइम्स ऑक्सीजन, यानी कि 4 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे पहले से 4 ऑक्सीजन थे, यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे Fe3 को हम पहले करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में मुझे Fe के कितने एटम्स दिख रहे हैं? ठीक, सबसे पहले तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे भी 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे भी 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अब हम Fe को देखते हैं, Fe को देखते हैं। Fe में जो इस राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं? Fe के 3 हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या मैं एक काम नहीं कर सकता कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट में जो Fe है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना? ऐसा कर सकते हैं ना? तो मैं क्या करता हूँ, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में Fe को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सबको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, अब अगर मैं ठीक से देखूँ इसे, तो मुझे क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो Fe के एटम्स हैं कितने हैं? 3 एटम्स हैं। 3 से भी मैंने मल्टीप्लाई किया ना। और राइट हैंड साइड में जो Fe के एटम्स हैं कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, वो अब हो चुके हैं बैलेंस। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, देखो इस पूरे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा हाई नंबर ऑफ एटम वाला जो कंपाउंड था, क्योंकि मैंने सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे जिस सब्सटेंस का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स था हमने सबसे पहले वो ढूंढा था, वो कौन सा था? ये Fe3O4। तो अब अगर देखोगे तो इस समय तक ये जो कंपाउंड है ये दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है। Fe के 3 एटम्स, यहाँ पे भी Fe के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम, देख रहे हो ना? ये ऑक्सीजन के 4 एटम हो चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, अब ये Fe और O तो बैलेंस हो गया, अब बचता है हाइड्रोजन। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं? 4। और यहाँ पे देखो ये जो होता है ना, ये ध्यान रखना, जब भी कोफिशिएंट में इस तरह से होता है 4, और यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। यानी कि अगर ये 4 है, ये 2 है, तो 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? टोटल 8। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो अब खुद बताओ मैं राइट हैंड साइड में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों तरफ जो है 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएं? किससे करूँगा राइट हैंड साइड में? 4 से, क्योंकि 2 वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाकी सबको ऐसे ही रहने देता हूँ, प्लस इसको भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और मेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस H2 को है मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि अब अगर मैं हाइड्रोजन एटम को काउंट करूँ दोनों तरफ तो कितना होता है? यहाँ पे 4 टाइम्स 2 कितना हो गया? 8। यहाँ पे कितना हो गया? 4 टाइम्स 2 8, यानी कि हाइड्रोजन हो चुका है बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। Fe को हमने पहले ही बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को हमने पहले ही बैलेंस कर लिया। अब चाहे तो काउंट करके देख लो, यहाँ पे Fe के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। यहाँ पे Fe के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 2 जा 8 8 एटम्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 2 जा 8, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये हो चुका है पूरी तरह बैलेंस। अगर एक समराइज फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में बैलेंस करने के लिए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आप इस पूरे इक्वेशन में उस सब्सटेंस को ढूंढो जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं। जैसे मैंने इसमें इसको ढूंढा। अब इस सब्सटेंस में भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है? ऑक्सीजन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं एज़ कम्पेयर टू Fe। तो मैंने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर मैंने Fe को बैलेंस किया, फिर मैंने बचा हुआ H2 था उसको बैलेंस किया, और इक्वेशन जो है पूरी तरह बैलेंस हो चुका है। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना है हमें, हम लोगों ने स्टेट के बारे में पढ़ा हुआ है, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, गैसियस स्टेट्स, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। तो ना हमें जनरली अपने इक्वेशन में हमेशा ये शो करना होता है कि हमने जो भी सब्सटेंस लिया है वो किस फॉर्म में है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास Fe है, आयरन रॉड है, तो वो क्या है? वो सॉलिड फॉर्म में है ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे
Fe लिया यानी कि आयरन लिया, मैंने आयरन रॉड लिया, तो वो किस फॉर्म में, वो एक सॉलिड है। तो मैं यहाँ पे क्या शो करूँगा अपने इक्वेशन में कि Fe जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एस शो करते हैं, वो भी कैपिटल में, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कैपिटल एस होगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि आप जैसे यहाँ इसी क्वेश्चन में देखो, मैं यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे Fe लिया था, तो ये किस फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में था, आयरन रॉड लिया था हमने। तो इसलिए मैं जब यहाँ पे शो करूँगा एक, अच्छा ये सॉलिड लिक्विड गैस शो करके फ़ायदा क्या होता है, ये इसलिए शो किया जाता है ताकि ये इस बात की क्लैरिटी हो सके हम लोग को कि हमने जो भी सब्सटेंस लिया है वो किस स्टेट में लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे मान लो अब हमने यहाँ पे Fe लिया था इस इक्वेशन में, तो वो हमने क्या लिया था, आयरन रॉड लिया था, तो ऑब्वियसली बात, हम वो किसका सॉलिड है, तो मैं उसके लिए S यूज़ करूँगा। H2O वाटर है, लिक्विड फॉर्म में लिया था हम लोगों ने, तो ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड, उसके लिए क्या होगा, लिक्विड L, ठीक है। और गैस के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो Fe3O4 जो बनेगा, जो Fe3O4 जो आएगा प्रोडक्ट में, वो भी किस फॉर्म में होगा, वो भी होगा सॉलिड फॉर्म में, तो उसके लिए मैं लिखूंगा S, ठीक है। और H2 गैस है, गैस रिलीज होगा, तो गैस के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, G, बस। ओवरऑल इन सब का क्या काम होता है, ये इस तरह से डिफाइन करने का क्या मतलब होता है, बस इस बात की क्लैरिटी रखने के लिए कि हमने जो भी सब्सटेंस लिया है वो किस स्टेट में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो अब अगर देखेंगे तो जो हमारा इक्वेशन है ये प्रॉपर इक्वेशन बन चुका है, कंप्लीट है, बैलेंस्ड भी है, और हमने सब में स्टेट भी मेंशन कर दिया है कि हाँ भाई हमने जो यहाँ पे Fe लिया है वो सॉलिड स्टेट का है, जो H2 है वो लिक्विड स्टेट का है, जो प्रोडक्ट बना है हमारा Fe3O4 वो भी सॉलिड स्टेट का है, जो हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो वो गैसियस फॉर्म में है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये चीज़ ना, ये सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको मार्क कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड्स में एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आप जब एक अपने इक्वेशन को लिख रहे हो तो आप उसमें ये चीज़ें मेंशन करें, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, ये चीज़ मेंशन करें, क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी इसके मार्क्स कट रहे होते हैं। तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि आप जो इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें क्या चीज़ सॉलिड है, क्या चीज़ लिक्विड है, क्या चीज़ गैस है, वो आप वहाँ पर मैंशन कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो एक इक्वेशन, ऑब्वियसली बात है, आप अगर सिर्फ इक्वेशन को लिख के छोड़ देंगे तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। एक इक्वेशन कंप्लीट सिर्फ तभी होगा जब आप उसको प्रॉपर्ली बैलेंस करेंगे और साथ में उसके स्टेट्स भी मेंशन करेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जब आप इक्वेशन को लिख रहे हो तो आप उसको प्रॉपर्ली बैलेंस करें और साथ ही साथ उसमें स्टेट भी मेंशन करें, वरना इसके मार्क्स कट रहे होते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करनी है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं, तो आप लोग उसे पहले ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगले लेक्चर में मैं उस एक्सरसाइज को खुद से भी कराऊंगा, मैं जितने भी क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में मैं उसको खुद सॉल्व कराऊंगा, बैलेंस करके दिखाऊंगा आप लोग को, लेकिन उससे पहले आपको खुद ट्राई करना है। और अगले लेक्चर में अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन और बाकी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।